अनुप्रिया ने आज आचमन किया है और मेरा मन पवित्र हो गया। बहुत ही सुखद अवसर है। हमारा मंच इसलिए धनी है कि इतने धनी लोग, इतने समृद्ध लोग सामने बैठे हुए हैं, तो आपकी समृद्धि भी इस मंच की समृद्धि है। अब मैं अतिथिगण से निवेदन करता हूँ और अनुप्रिया नवीन कुमार राय जी से निवेदन करता हूँ और क्षितिज राय उनके स्कूल प्रसारी संकल्पना है, विश्वकर्मा की है और सागर की है, और क्षितिज जी दो युवा बच्चों ने ये कार्यक्रम आगे बढ़ाया है और इस तरह की संकल्पना की है। तो मैं दोनों लोगों से और सुमित और इन लोगों से निवेदन करता हूँ कि आप आए और आपके जीवन के माध्यम से सरस्वती चित्र पर पुष्पार्चन, दीप प्रज्वलन की व्यवस्था संपन्न कराएं। और मंच के तमाम अतिथियों से निवेदन करता हूँ कि आप आकर के बाप देवी सरस्वती, ज्ञान के अधिष्ठात्री देवी जी डी राय जी, आदरणीय देव भास्कर जी पुष्पार्चन कर लें। ज्ञान के अधिष्ठात्री देवी माँ सरस्वती की अभ्यर्थना, सरस्वती के वरद पुत्रों द्वारा, सरस्वती भाषा का साक्षात विग्रह है, व्यक्ति होता है जिसके संस्पर्श के बिना ज्ञान का आलोक संभवतः न प्रस्फुटित न हो पाए। जो हमारे अपनी परंपरा है, जो अपना संस्कार है, हम जिन्हें आमंत्रित करते हैं उनका सम्मान करते हैं, अंग वस्त्र देकर, पुष्प गुच्छ देकर, पुष्प की माला समर्पित कर। तो इसी क्रम में मैं अनुप्रिया से निवेदन करता हूँ, जिनके पुस्तक का आज लोकार्पण है, मैं उनसे निवेदन करता हूँ कि आदरणीय गुरु जी का सम्मान अनुप्रिया जी करें। नवीन कुमार राय जी से निवेदन है कि वो भी आ जाएं। क्षितिज जी सबसे पहले मंच पर आसीन आदरणीय गुरु जी का सम्मान अनुप्रिया के द्वारा, क्षितिज के द्वारा, नवीन जी के द्वारा। गुरु का सम्मान हमारे यहाँ सबसे पहले, गोविंद से पहले भी गुरु के सम्मान का प्रावधान है कि वो गुरु ही होता है जो गोविंद तक जाने का रास्ता हमें बताता है। तो गुरु का सम्मान हो रहा है। आदरणीय गुरु जी का सम्मान नवीन जी माला पहना दे आदरणीय गुरु जी को। और इस तरह से गुरु का सम्मान संपन्न हुआ। अब मंचस्थ आज के इस कार्यक्रम के अध्यक्ष, दर्जनों पुस्तकों के प्रणेता, वरिष्ठ कवि आदरणीय बृजभूषण राय जी ब्रिज अध्यक्ष के रूप में मंचासीन है। मैं नवीन जी, आदरणीय दिवाकर राय शर्मा जी जो प्राचार्य परिषद के अध्यक्ष हैं, इस तरह से इस मंच के अध्यक्ष का अभिनंदन हो रहा है। प्राचार्य परिषद के अध्यक्ष के द्वारा एक बहुत ही सुखद अवसर, बहुत बहुत धन्यवाद। इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि हैं आदरणीय डॉक्टर रामानुज शुक्ल जी, संस्कृत के विशद विद्वान। आप अयोध्या की पावन नगरी से पधारे हैं। आपके अभिनंदन के लिए मैं आदरणीय शिवशंकर राय जी, अमृत्युंजय तिवारी जी और देवीव्रत जोगेंद्र सिंह जी को निवेदन करता हूँ। सहयोग में रहेंगे नवीन जी, क्षितिज जी। मुख्य अतिथि का सम्मान यह बहुत ही सुखद है। डॉक्टर रामानंद शुक्ल जी, संस्कृत के विशद विद्वान का सम्मान इस मंच पर। मैं आदरणीय नवीन कुमार राय जी, सुमित उपाध्याय जी और आदरणीय राम स्नेही राय जी से निवेदन करता हूं कि आप प्राचार्य जी का सम्मान, आप मंच की गरिमा है, हमारे मऊ के गौरव हैं और बहुत ही सुखद अवसर। देव भास्कर तिवारी जी और नवीन कुमार राय जी, देव भास्कर जी और विशिष्ट अतिथि हमारे मंच पर आदरणीय पंडित दयाशंकर तिवारी जी हैं, मंचस्थ हैं। और सचमुच अगर इन्हें काव्य ऋषि कहा जाए तो अतियुक्ति नहीं होगी। हम लोगों के जितने भी आयोजन होते हैं, अगर वो अस्वस्थ भी होते हैं तो भी
कोशिश करते हैं कि मंच पर यथासंभव समय दें और देते हैं, आशीर्वाद देते हैं। उनके सम्मान के लिए मैं आदरणीय श्री राम सनेही राय जी, जितेंद्र मिश्र जी और नवीन कुमार राय जी आपको आमंत्रित कर रहा हूं कि आप आए। संभ्रांत श्रोताओं से भरा हुआ यह सभागार और हमारे नगर एवं जनपद के श्रेष्ठ वरिष्ठ सिद्ध गीतकार, यह एक बहुत ही सुखद अवसर है। और जो अगला सम्मान होने वाला है श्री विशाल राय, जोरदार ताली। सूर्यभान सिंह जी, इसी क्रम में अश्विनी कांत राय जी, ये बहुत सुखद अवसर है। आदरणीय गुरु जी, धन धान्य बुद्धिम मतूलम दुर्गारिनाशम सदा गंगास्ति खलु पापहारिणी मुदा लक्ष्मी सदा तिष्ठतु। अब वो अवसर है जिसके लिए हम सभी लोग एकत्रित हुए हैं। एक ऐसा अवसर जिस दिन किसी कवि कवयित्री का पुनर्जन्म होता है। मैं शब्द की सत्ता को इस रूप में देखता हूँ कि चाहे हम रहें न रहें, लेकिन शब्द ही वो सत्ता है जिसमें हमारे जीवित रहने की संभावना अमृत के काल तक बनी रहती है। तो शब्द के सत्ता की प्रतिष्ठा ही हमारे कवि कर्म की असली पूंजी थाती है। और जब कभी वो संग्रहित होकर, संकलित होकर कविता के पुस्तक के रूप में आती है तो निश्चित रूप से कवि का उस दिन एक नया जन्म होता है। मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ अनुप्रिया को कि इन्होंने अभी महज 2-4 महीने से हम लोगों से परिचय हुआ। 2-4 महीने ही तो मिली थी लड़की हम लोगों से, लेकिन इतने कम समय में इसने बहुत ही अच्छी कविताएं लिखी और पूरे हम जो कुछ भी करते रहते हैं हर कार्यक्रम में उपस्थित रह करके और अपनी एक अलग पहचान बनाई। और नारी लेखन के क्षेत्र में, महिला लेखन के क्षेत्र में, जहाँ की मैं देखता हूँ कि आज के समय की कवित्रियां अधिकांश या तो आंसू लिखती हैं अथवा मुस्कान लिखती हैं, आदरणीय अनुप्रिया राय जी ने समय के साथ जुड़कर आज के लिए जो आवश्यक लेखन होना चाहिए उसे अपने कविताओं में ढालकर हम लोगों के सामने प्रस्तुत करने का विधान किया है। मैं आपका सादर अभिनंदन करता हूं। हम अनुप्रिया से और नवीन कुमार राय जी से निवेदन करेंगे कि आप उस काव्यकृति के साथ मंच पर उपस्थित हों और हमारे अतिथि जो निश्चित रूप से हिंदी साहित्य के विशद विद्वान हैं, संस्कृत साहित्य के प्रकांड पंडित हैं और जो हमारे दर्शक और श्रोता दीर्घा में बैठे हुए लोग हैं वो अप्रतिम श्रोता है। इस तरह के लोग मिलते नहीं हैं। इन लोगों के बीच में एक ऐसी काव्यकृति का लोकार्पण हो रहा है जो हमारे 21वीं सदी की पहली पदचाप है। निश्चित रूप से हम नए वर्ष में प्रवेश करेंगे और एक नए सुखद अनुभव के साथ प्रवेश करेंगे। आदरणीय अनुप्रिया राय का बहुत बहुत अभिनंदन और बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत बधाई कि आज इनके काव्यकृति का लोकार्पण हो रहा है। अनुप्रिया एक शिक्षिका है, एक अच्छे परिवार से हैं और सुखद यह भी है कि जो आज के इस कार्यक्रम के अध्यक्ष हैं इनके सुयोग्य पिता हैं और ये सुयोग्य सुपुत्री हैं। वो बहुत बड़े माने गोरखपुर के बहुत बड़े कवि हैं, आदरणीय बृजभूषण राय जी ब्रिज, और मंच पर उपस्थित है आदरणीय योगेंद्र त्रिपाठी जी, हमारे मुख्य अतिथि जी। और ये बहुत ही सुखद अवसर, अनुप्रिया के किताब का लोकार्पण और साक्षी बनता हुआ आज का यह समय और वरिष्ठ और श्रेष्ठ जन, एक बहुत ही सुखद और ये आचमन है। ये आचमन है जब रचनाकार कलम की नोक पर परंपरा का बोझ उठा करके चलता है तो एक परात्पर कविता संपन्न होती है, ये केदारनाथ जी कहते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आचमन के माध्यम से एक श्रेष्ठ रचना, एक श्रेष्ठ संकलन आप लोगों के हाथ में है और वो आने वाले कल को हिंदी साहित्य में अपनी एक स्थान, अपना एक जगह निश्चित रूप से बनाएगा। मैं पुनः एक बार अनुप्रिया का सादर अभिनंदन और उन्हें बधाई देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। अनुप्रिया का सम्मान होना है क्योंकि उन्होंने एक बहुत ही अच्छी काव्यकृति दी है। तो मैं अनुप्रिया को मंच पर आमंत्रित करता हूँ, आप आए और इनके सम्मान के लिए आदरणीय पूनम जी को, दुर्गावती जी को, क्षेत्र की तमाम श्रेष्ठ महिलाओं के द्वारा ये बहुत बड़ा अभिनंदन है। माल्यार्पण, अंग वस्त्र प्रदान करिए।
नवीन कुमार जी एक माला आप भी पहना दें। मैं नवीन कुमार से निवेदन करता हूं कि एक माला पहनाए अनुप्रिया को। ऐसी पत्नी होना बहुत ही सौभाग्य का विषय है, और आप जैसा पति भी होना कि पत्नी के इशारे पर डोलते रहना। इस तरह की स्थितियां अगर रहे तो समाज बहुत ठीक से चलेगा। बहुत अच्छा लगता है ये। क्षितिज राय भी आ जाए, आप भी फोटो खिंचवा लें माँ के साथ, माँ का सम्मान हो रहा है। बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद। कहती हैं स्त्रियां शीर्षक है उनके कविता का। वो कहती हैं पढ़ा गया हमको जैसे पढ़ा जाता है कागज, बच्चों की फटी कापियों का चनाजोर गरम के लिफाफे बनने से पहले। देखा गया हमको जैसे कि कुफ्त हो उम्मीदें देखी जाती है कलाई घड़ी अलस सुबह अलार्म बजने के बाद। सुना गया हमको यूं ही उड़ते मन से जैसे सुने जाते हैं फिल्मी गाने सस्ते कैसेटों पर ठसाठस ठुसी हुई बस में। भोगा गया हमको बहुत दूर के रिश्तेदारों के दुख की तरह। एक दिन हमने कहा हम भी इंसान हैं, एक दिन हमने कहा हम भी इंसान हैं, हमें कायदे से पढ़ो एक एक अक्षर जैसे पढ़ा होगा बीए के बाद नौकरी का पहला विज्ञापन। देखो तो ऐसे जैसे कि ठिठुरते देखी जाती है बहुत दूर जलती हुई आग। सुनो हमें अनहद की तरह और समझो जैसे समझी जाती है नई नई सीखी हुई भाषा। ये अनुप्रिया की लंबी कविता है, और उन्होंने अंत में जो ये हमारा पारंपरिक समाज है उसके ऊपर सवाल उठाते हुए, उसे प्रश्नांकित करते हुए ये भी कहती हैं कि अगर हमने ऐसा कुछ किया है, कागज काला किया है, तो बहुत सारे खुसुर फुसुर आवाजें, बहुत सारे इशारे, बहुत सारे संकेत इस रूप में भी मिलती हैं कि ये जो है उल्टा है, बिगड़ैल है, घर से बाहर है। तभी तो जाकर के ये मंचों पर लिखती है, पढ़ती है, कविता है, कहानी है, इसके पास घर में कोई काम नहीं है। इस तरह की बातें खुसुर फुसुर शुरू हो जाती हैं। और फिर अब वो कहती हैं इतना सुनना था कि अधर में लटकती हुई एक अदृश्य टहनी से टिड्डियां उड़ी और रंगीन अफवाहें चीखती हुई चींची। हे परम पिताओं, परम पुरुषों, बख्शो बख्शो, अब हमें बख्शो। मैं लगभग जितना जान पाया हूं अनुप्रिया की कविताओं को कात्यायनी की कविताओं के करीब पाया है, और उन्होंने साहित्य का अकादमी पुरस्कार, अकादमी सम्मान भी पाया है, यानी साहित्य अकादमी सम्मान से सम्मानित श्रेष्ठ कवयित्री हैं। और अगर हमारे नगर की किसी कवयित्री की लेखन की आवाज, लेखन की आहट कहीं दूर बैठे अनामिका के आवाज के साथ मिलती है तो ये हमारे नगर का सौभाग्य है। मैं सीधे सीधे अनुप्रिया को आमंत्रित करता हूँ कि जिस काव्य संकलन का लोकार्पण हुआ है उस संकलन से एक दो प्रश्न करता है वो इस मंच से प्रस्तुत करें। अनुप्रिया है। आज मैं यहाँ खड़े हूँ, मेरे इस खड़े होने में स्तंभ तो मेरे बच्चे बने, मेरे भाई बने, मेरे पति बने, लेकिन जिस रीढ़ से खड़े हूँ वो मेरे पापा हैं। आज मेरी रचना किसी भी नजर की हो, किसी भी भाषा की हो, किसी भी दिशा अलग हो, लेकिन आया कुछ पापा से है। सबसे पहले मैं इस उत्कृष्ट मंच को प्रणाम करती हूँ। मेरे गुरुवर आए थे, चले गए, उनके चरणों में प्रणाम करती हूँ। इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे श्री बृजभूषण राय ब्रिज को मैं प्रणाम करती हूँ। हमारे विशिष्ट अतिथि पंडित दयाशंकर तिवारी जी को सादर प्रणाम करती हूँ। मुख्य अतिथि डॉक्टर रामानंद शुक्ल को नमन करती हूँ। हमारे मुख्य वक्ता डॉक्टर योगेंद्र तिवारी सर, प्रोफेसर सर्वेश पांडे सर को प्रणाम करती हूँ। हमारे इस कार्यक्रम के संयोजक वरिष्ठ साहित्यकार परमादरणीय चाचा कमलेश राय जी को मैं प्रणाम करती हूँ और बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ कि पुनः 21 साल पहले छूटा मेरा मंच ससुराल में मेरे चाचा जी ने दिए। यह सारा संयोग आप सबके आशीर्वाद से हो पाया है और मैं आप सबके स्नेह की आकांक्षी हूँ। सामने बैठे समस्त विद्वज्जन गणमान्य लोगों को मैं प्रणाम करती हूँ।
मैंने यह रचना क्यों लिखी। मैं गद्य में भी बहुत सारा मेरा काम चल रहा है, पर मैंने लिखा क्यों, इस पे मैं कुछ 2 लाइनें रखना चाहती हूँ। यह मेरी पहली पुस्तक है। इस पर जो मैंने अपने विचार रखने की बात शुरू की है, इसकी शुरुआत मैं उस दीवार से करना चाहती हूँ जिसपे पिता नामक छत टिका होता है। ये भाषा की परख मुझे पापा से आई, शब्दों को सजाना पापा से आया, पर शब्द कितनी मजबूती से रखना है मुझे मेरी अम्मा से आया। पिता छत होता है तो माँ दीवार होती है। अगर पिता माँ न रहे तो छत कभी सिर पे आ नहीं सकती है। इस बात को मैं सबसे पहले अपनी अम्मा जो आज यहाँ उपस्थित नहीं हो पाई हैं, उनके श्री चरणों में रख के अपनी बात रखूंगी। मेरी एक कविता है कि मैं व्याकरण की बारीकी जरा कम समझती हूँ। मैं व्याकरण की बारीकी जरा कम समझती हूँ, पर बात जब मजबूती की आती है तो माँ लिखती हूँ। मैं भाषा की समझ थोड़ी कम रखती हूँ, पर बात जब स्तंभों की आती है तो माँ लिखती हूँ। मैं मनुस्वार और अनुस्वार में कच्ची हूँ। मैं मनुस्वार और अनुस्वार में थोड़ी कच्ची हूँ, पर बात जब श्रृंगार की आती है तो माँ लिखती हूँ। मेरी अम्मा बहुत श्रृंगार प्रिय नहीं है, लेकिन एक जब वो बिंदी लगाती है ना, तो आज भी अपना चेहरा देखती हूँ, सबका चेहरा देखती हूँ, और मेरी अम्मा से खूबसूरत मुझे कोई नहीं लगता है। योजक, विस्मय, विराम, अल्प विराम, पूर्ण विराम, ये सब जीवन के तथ्य हैं। पिता हमेशा दृढ़ खड़ा रहता है, लेकिन माँ हमें कब किस रूप में, कब थोड़ा रोकेगी, कब पूरा रोक देगी, कब आश्चर्य में दिखेगी। रखती हूँ कि योजक, विस्मय, विराम, अल्प विराम, पूर्ण विराम की बात जब जब आती है तो मैं माँ बस माँ बस माँ। दुनिया में सब तय होता है, सब पूर्व निर्धारित होता है, किसी का आना और किसी का चले जाना। मेरी कविता पढ़ने के बाद बहुत सारे लोगों को बहुत सारी ऐसी चीजें लगेंगी कि अरे इसको नहीं लिखना चाहिए था, लेकिन मैंने लिखा क्यों। किसी का उच्च होना, किसी का निम्न होना सब तय होता है, वैसे ही जैसे एक सांस का लेना और एक सांस का छोड़ना। आज अहम के इस दौड़ में कौन जीतेगा कौन हारेगा सब तय है, फिर भी सब देखने को उत्सुक हैं कि देखें जीता कौन और हारा कौन। जबकि तय तो नियत के मानकों के नीचे दबी बेचैनी, कुड़हन, छटपटाहट, क्या नारी के उस संघर्ष को कोई देख पाया? संघर्ष से पूर्व तैयार की जा रही उस मिट्टी का जो खुरपी के टकराव से, कुड़हन से, खरोच से जो उसके शरीर पे पीड़ा हुई, क्या उसको किसी ने महसूस किया? आज मेरी इस किताब में जो मैंने चंद कविताएं लिखी हैं, उसको आप संघर्ष का नाम दें, छटपटाहट का नाम दें, प्रतिस्पर्धा का नाम दें, जो चाहे नाम दें, पर समाज में इस लकीर को इतनी गहरी और खुरदुरी खींच दी गई है कि स्पर्श मात्र से ही वो बातें चुभने लगती हैं। लेकिन सब तय था, सब कुछ तय था, लेकिन यह तय कब हो गया मैं ये नहीं समझ पाई। सालों पहले, ईस्वी पहले या शताब्दियों पहले? इसका हल ढूंढे कौन? इन नियमों का निर्धारण करने, इन प्रारूपों को बड़ी सजगता से तैयार करते हुए अगर हम इस बात को रखें, जिनके बीच में आज यह आवाज उठाने का छोटा सा मेरा प्रयास है, वो पहले अपना कंफर्ट जोन बनाएंगे, उसके बाद जांच की प्रक्रिया शुरू करेंगे। विचारों की अभिव्यक्ति में असंतोष का स्वर तो सुनाई देगा, पर वह असंतुष्ट क्यों रह गया यह कोई नहीं जानना चाहेगा। प्रकृति के इस बदलते हुए आवरण को तो चारों तरफ फैला हुआ है, जानता तो सब कोई है, पर स्वीकारना कोई नहीं चाहता। कविता गुनगुनाना बड़ा अच्छा लगता है, पर अगर कविता को उसके वास्तविक रूप में उतार कर गुनगुनाया जाए तो क्या बुरा है। प्रकृति की सुरम्य भोर सदा गौरैया के मधुर गान से हुआ करती थी, आज लुप्त है, यह सबको दिखता है, पर वह लुप्त क्यों है यह कोई नहीं जानना चाहता। और उसी तरह पुरानी कोपलों, नई गाछों पे प्रहार तो पुराना है। बस आदर के साथ, विनम्रता के साथ यह कहना चाहूंगी कि उसको सहने का तरीका हमने बदल लिया है। बचना, बचाना, जो भी समाज में नारी की स्थिति की चर्चा होगी, जब भी हम इस बात को रखेंगे तो जो भी सदस्य इसमें जुड़े होंगे, वह कब उनके स्वाभिमान पर चोट लग जाएगी, इसके लिए हमें बड़े फूंक के कदम रखने होंगे।
यह प्रक्रिया तो बहुत पहले से आ गई, लेकिन एक नई कुर्सी को, एक नए मंच पे एक नई कुर्सी को अगर एडजस्ट करना है तो अपनी कुर्सी थोड़ी थोड़ी खसका के एक नई कुर्सी को एडजस्ट करना इतना आसान नहीं है। जब जब ज्ञान को पीठ दिखाया जाएगा तब तब अहंकार रूपी परछाई लंबी सामने खड़ी दिखेगी। जब जब हम ज्ञान को आत्मसात करेंगे अहंकार पीठ पीछे खत्म हो जाएगा। स्त्री का स्थान तो सदैव से श्रेष्ठ रहा, शास्त्रार्थ से लेके शासन सत्ता तक। हाँ, कभी किसी महान पुरुष के स्वाभिमान और अस्तित्व पर उसको खतरा महसूस हुआ होगा और उसने धीरे धीरे समाज की दृष्टि को एक विपरीत दिशा में मोड़ दिया। इसीलिए यह आज की मांग मेरी कोई नई मांग नहीं है। भोजपुरी में तो कहावत है कि उधारी का खाई ला बुआरी का ताकत कबले रहे। साहित्यिक विचारों को सामने रखने, समाज को स्पष्ट आईना तथा देश काल का निर्धारण सब इस मनभेद या मनभेद से न समझा जाए, इसे विद्रोह न समझा जाए, इसे वास्तविक दर्द और वास्तविक आंसू समझा जाए। कम से कम थोड़ा तो द्रवित हुआ जाए। अगर कोई कुर्सी को मजबूती से पकड़ के बैठा हुआ है और अपनी उपस्थिति मजबूती से व्यक्त करना चाहता है तो समय एक नियत समय पर उस व्यक्ति को स्वयं छोड़ देती है और वह स्थान स्वयं खाली हो जाता है। यूनिवर्स गोल घूमता है, समय का चक्र गोल घूमता है। जो आज आगे है वो कल पीछे दिखाई देगा। विचार तो बस इतना है कि वक्त की मार सहते सहते शाही गौरैया कब चीलम बन गई। इसलिए गर्व रखा जाए पर दंभ न पाला जाए। मैं अंत में अपनी एक छोटी सी कविता रखते हूँ। 21 साल मैं मायके में रही, 21 साल ससुराल की जिम्मेदारियों में रही, क्यों आई? ये भी प्रश्न उठेगा, अभी तक क्यों नहीं आई? इसलिए नहीं आई कि प्यार ही जिंदगी का मूल नहीं है, अतः प्यार को स्थगित करते हैं। जन्म लिया बेटी के रूप में, जन्म लिया बेटी के रूप में, अभी जिम्मेदारियां बहुत हैं, अतः प्यार को स्थगित करते हैं। अभी तो पिता की पगड़ी, भाई का गुरूर, माँ का धर्म बचाना है, अतः प्यार को स्थगित करते हूँ। बनी हूँ पत्नी अभी, बनी हूँ पत्नी अभी, सास का मान, ससुर का सम्मान और पति का स्वाभिमान बचाना है, अतः प्यार को स्थगित करते हूँ। बनी हूँ माँ अभी, बच्चों की जिम्मेदारियां सपने साकार करने हैं, अभी समय नहीं है खुद के लिए, अभी समय नहीं है खुद के लिए, खुद को सजाने संवारने उन्हें पूरा करने के लिए, अतः स्वयं के अस्तित्व की मौजूदगी को स्थगित करते हैं। अभी स्वयं के लिए समय नहीं है, अभी स्वयं के लिए समय नहीं है, अतः स्वयं को स्वयं के लिए स्थगित करते हैं। सभी लोग ताली बजा दें और बहुत अभिनंदन। इस तरह से अनुप्रिया ने अपने होने का संकेत दिया एक कवयित्री के रूप में। कविता मनुष्यता की मातृभाषा है और जिसे हमने देखा उसने कविता को जिया है, कविता को भोगा है और उसके बाद कलम पे रख करके उन्होंने शब्द की सत्ता में अपनी कविताओं की संरचना की। स्वस्त्यस्तु ते कुशलमस्तु चिरायुरस्तु गोवाजिरस्तु धनधान्य समृद्धिरस्तु ऐश्वर्यमस्तु सततम हरिभक्तिरस्तु। हरि ओम। कुछ देना सही उपहार तुझे, स्वीकार से ही कर लेना सौगार पर बात तुझे। आप सभी को धन्यवाद। जय भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा, विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंग। तब शुभ नामे जागे, तब शुभ आशीष मांगे, गाहे तब जय गाथा। जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता। जय हे जय हे
भारत माता की वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम